हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पॉइंट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लेसन 10 की बात करेंगे, नए साम्राज्य और राज्य। इससे पहले आपको लेसन 9 तक प्रोवाइड कराया जा चुका है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके वीडियो को ज़रूर देखें। और यदि आप सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट या किसी भी अदर स्टेट टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपका को पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया जाएगा। पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए मेन जो टॉपिक है उसी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सीधे वहीं पे चलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे है कि क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। आपका जो है कि देखिए, दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्र गुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। देखिए ऊपर जो है कि एक आपका जो है कि एक बालक है, यही आपका अरविंद एक बालक है जो कि आपका जो है कि गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्र गुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा है। देखिए समुद्र गुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में भी की गई है। आपकी इनकी जो है कि इनकी रचना जो है कि समुद्रगुप्त के दरबार में जो है कि एक कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में भी की गई है। देखिए यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक विशेष किस्म का क्या है, अभिलेख है, जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। देखिए आपका जो कि गुप्त वंश से पहले भी प्रशस्तियाँ लिखी जाती थी। और प्रशस्तियाँ जो है कि संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, आपका प्रशंसा होता है। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, फिर आगे कहा गया है कि जो हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं, जो कि हरिसेन है। देखिए पहला क्या है, आपका मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया है। देखिए आपका एक नीचे मानचित्र आपका है। यहाँ पे देखिए इस मानचित्र में आपका जो है कि ये आपका मानचित्र दिया हुआ है। जो आपका मानचित्र है इसी में जो हरे रंग का जो है कि आपका जो बाहरी राज्य है, फिर आपका इसी में अलग अलग जो है कि कलर का अलग अलग राज्य है। तो इसी के बारे में जो है कि यहाँ पे बताया गया है। देखिए यहाँ पे फिर आपका दूसरा क्या है कि दूसरा आपका है कि इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। फिर आपका तीसरा है, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम में कई गण या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। फिर आपका चौथा है कि बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी आते थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपने पुत्रियों का विवाह उससे किया। देखिए जो आपके आपके थे ये लोग जो कि आपके बाह्य इलाके के जो शासक थे वह समुद्रगुप्त की अधीनता भी स्वीकार किए और अपनी पुत्रियों का विवाह भी जो है कि समुद्रगुप्त किया। फिर आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वंशावलियों के बारे में बताया गया है। देखिए आपका अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी माँ कुमार देवी, आपकी जो है कि किसकी माँ, तो समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। उन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा दादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। आपका जो है कि इनका समुद्रगुप्त के वंश का महत्व जो है कि बढ़ता गया। फिर देखिए यहाँ पे बात की गई है विक्रम संवत के बारे में बताया गया है। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं
देखिए आपका 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कौन आपके? तो आपके जो है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। फिर चलिए आगे देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे आपके समुद्रगुप्त के जो कि लड़के थे और इन्हीं के दरबार में आपके कवि जो है कि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। आपके जो है कि किसके दरबार में? तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। फिर आपका हर्षवर्धन तथा हर्ष चरित्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी थी। देखिए जो है कि आपकी बाणभट्ट जो है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इन्होंने जो है कि संस्कृत में हर्षवर्धन की जीवनी जो है कि हर्षचरित्र लिखी थी और इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन किया गया है। फिर आपका चीनी तीर्थयात्री स्वेन त्सांग, जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा है, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत जो है कि आपका विवरण दिया है। देखिए आपके जो है कि एक चीज जो है कि चीनी तीर्थयात्री जो है कि स्वेन त्सांग थे जो कि हर्ष के दरबार में रहा करते थे। फिर बात की जाए तो हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर उनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। कौन? आपके जो आपके चालुक्य नरेश जो है कि पुलकेशिन द्वितीय ने जो है कि उनको क्या किया? हर्षवर्धन को रोक दिया, हर्ष को। फिर आगे देखिए आपका, देखिए पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियों के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ से है कि इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित था। देखिए चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानी को निशाना बनाया जाता था। जो समृद्ध शहर थे आपका उस समय जो है कि राजधानियों को निशाना बनाया जाता था। फिर बात की जाए आगे तो आपका पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनकी दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। आपके जो कि पुलकेशिन द्वितीय के जो दरबारी कवि थे तो कौन थे? आपके रवि कीर्ति थे। चलिए आगे देखते हैं। फिर आपका बाद में जो है कि पल्लवों और चालुक्यों को अंततः जो है कि आपके राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया, जो है कि इन वंशों को, पल्लव और चालुक्य वंश को। फिर देखिए इन राजाओं की शासन कैसे चलता था, ये देखते हैं। देखिए पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। फिर बात की जाए तो आपकी प्रशासन की प्राथमिक इकाई गाँव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। जैसे उदाहरण के लिए आपका बताया यहाँ पे दिया गया है
देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। फिर आपकी कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषय का भी मंत्री था। फिर बात की जाए आगे तो संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर जो है कि नगर सृष्टि यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी सार्थवा यानी व्यापारियों के काफिलों का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे इनके। फिर आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दक्षिण के राज्यों में सभाओं के बारे में बताया गया है। देखिए पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देख रेख आदि का काम करती थी। जिन इलाके के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही, जो है कि बहुत सी जो है कि कुछ स्थानीय जो है कि सभाएं थी जो कि शताब्दियों तक काम करती रही। आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाई गई हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज्य कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। देखिए इसका मोटिव यही है कि जो कालिदास का जो है कि आपका एक प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम है, यही आपको याद रखना है। अभिज्ञान का शाकुंतलम किसका नाटक है? तो आपका कालिदास का नाटक है। आइए फ्रेंड्स अन्यत्र के बारे में देख लेते हैं। देखिए मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब के व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर था जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। लेकिन लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। उनके बाद सभी को समान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। देखिए नीचे आपका दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं PDF डाउनलोड करके। और देखिए और इसमें जो है कि आगे आपका है। देखिए अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध जो कि आज वर्तमान में पाकिस्तान में है को जीत लिया था। जो अरब के सिपाही थे करीब 1300 साल पहले सिंध को जीत लिया था। तो फ्रेंड्स आपका पूरा लेसन यहीं पे समाप्त होता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसकी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बताया गया है। देखिए आपका गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले हुई थी और आपका हर्षवर्धन का शासन जो है कि 1400 साल पहले था। तो फ्रेंड्स आपका जो है कि ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको लेसन कैसा लगा, आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स धन्यवाद, बहुत जल्द मिलेंगे।